दोस्तों नमस्कार, मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल जानन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले अपने उन नए दर्शकों से हमें गुजारिश करनी है जो आज पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए और उनकी मन में अगर उनको ये वीडियो पसंद आए और उनको लगे कि हाँ हमारे चैनल को देखा जाना चाहिए तो वो इस चैनल को हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंचाया करें। कमेंट बॉक्स में अभी की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें। 2 दिन पहले हरियाणा विधानसभा को लेके विधानसभा के चुनाव को लेके हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे उनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। हरियाणा में बड़ी घमासान की स्थितियां हैं। जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह वहाँ पिछड़ने वाली है और कांग्रेस को स्पष्ट रूप से जो है अपने दम पे बहुमत मिल जाने वाला, बल्कि अच्छा खासा बहुमत मिलने वाला है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने प्रयास किया था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पे और ज़्यादा आघात किया जा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ ज़्यादा ही सीटें मांग ली और इसके अलावा जो राज्य स्तरीय नेतृत्व है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उसको भी वो इसका विरोध भी कर रहा था आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का। उसका कहना था कि हमें किसी भी अन्य पार्टी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में तो हम अपनी दम पे फतेह करने जा रहे हैं, तो किसी को साझेदार क्यों अपने साथ में बनाओ। पंजाब विधानसभा के चुनाव में कौन जो है, पंजाब में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो सब जगह गठबंधन किया। दिल्ली में तो गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पंजाब में उसने भी गठबंधन नहीं किया था। तो हम उसका इतना लिहाज क्यों करें कि हम हरियाणा में खामखा में उसे अपने हैसियतदार बना लें और फिर जो है बाद में उसकी कोई जो है उसका कोई कॉलफेल नहीं है। वो भी ममता बनर्जी से कम नहीं, अरविंद केजरीवाल उनके साथी, और बाद में वो कांग्रेस के लिए समस्या पैदा करें अगर सरकार बन भी जाए। बहरहाल अब जो सूचनाएं आई हैं उसके मुताबिक कि बातचीत जो है ख़त्म हो गई है। वो सब चुनावी गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के चुनावी गठबंधन की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। कांग्रेस 7 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी और आम आदमी पार्टी 10 से कम सीटें लेने को तैयार नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राज्य स्तरीय नेताओं का रुख राहुल गांधी ने भांपा तो उन्होंने इसी में गनीमत समझी कि अब आम आदमी पार्टी से जो है समझौते के लिए कोई बहुत प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले दम चुनाव लड़ना है। तो ये स्थिति तो हुई आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। लेकिन हम चर्चा ये कर रहे थे कि ऐसे में हरियाणा में अपनी लाज बचाने, अपनी सरकार इनके प्रकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हाथ पांव फेंक रही है। उस क्रम में उसने एक काम ये किया है कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही जो है अपने तेजवी बहा रहे हैं उसके बेटियों की रक्षा के लिए को लेके पश्चिम बंगाल के, हालांकि उनकी निगाह केवल पश्चिम बंगाल पर रहती है। तो भाजपा शासित राज्यों में बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वो उसको जो है नज़रअंदाजी कर जाते, उसके बारे में वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। और वो जो बेटियों के प्रति जो उनकी बेटियों की सुरक्षा के लेके उनका जो क्रंदन होता है, क्रंदन केवल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लाभ पाने तक सीमित होता है। ये सारे लोग सारी बातें जान गए। तो इसके बावजूद भी हरियाणा में चूँकि किसी भी कीमत पे उनको लगता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पे तीसरी बार फिर सरकार बनाने का अवसर मिल जाए,
ये ऐसा कोई अवसर ना छोड़ा जाए जिससे एक भी सीट बढ़ने की संभावना हो, एक भी सीट हाथ में आने की संभावना हो। तो इसलिए उन्होंने ये काम किया कि राम रहीम जिनको बलात्कार के भी एक मामले में सज़ा हुई है, वो सांगनेर की जिस जेल में, जहाँ हरियाणा में जिस जेल में बंद थे, तो वहाँ की जो जेल अधीक्षक हैं वो राम रहीम पर बहुत कृपालु रहे थे। तो राम रहीम ने उनकी सिफारिश की, तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे के और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है, बिना इस बात का बिना इस बात पे कोई शर्मिंदा हुए कि वो के प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर कितने ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं। ये तो खैर एक बात हो गई। प्रधानमंत्री का आमतौर पर रवैया यही है, वो जो बात की एक तरफ तो वो जिहादी स्तर पे कुछ कुरीतियों से लड़ने का जो है दम भरते हैं, और फिर वो उन्हीं कुरीतियों का शिकार, उन्हीं कुरीतियों को अपना लेते अपनी पार्टी के लिए। जैसे उन्होंने एक जिस दिन से वो केंद्रीय सत्ता में आए उस दिन से उन्होंने जो है जिहादी स्तर पर अभियान चला रखा है वंशवाद की राजनीति के खिलाफ। हालांकि उन्हीं के देखरेख में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में वंशवाद की बेल को पोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसका दृश्य फिर देखने को एक बार मिल रहा। अभी वो लाल किले से गरजे थे कि वंशवाद कितनी बड़ी बुराई है, और उसके लिए वो उन्होंने ये आभास कराया था कि वो इस वंशवाद की जड़ें उखाड़ फेंकने के लिए कितने गंभीर हैं। लेकिन अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनकी फिर कली खुल गई। उन्होंने जो है अभी जो उम्मीदवार, जो पहली सूची में जिनको उम्मीदवार बनाया है, उनमें एक खास नाम जो है कांग्रेस छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में आई किरण चौधरी की बेटी का है। किरण चौधरी को उन्होंने जो है राज्यसभा में भी पहुंचा दिया है, जबकि संघ भी इस बात से नाराज़ था कि हम जब कह चुके हैं कि बाहरी लोगों को एकदम उनकी निष्ठा की परख किए बिना और पार्टी में बड़े मौके नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन इसकी परवाह अभी भी वो नहीं कर रहे। किरण चौधरी अभी हाल में ही आई थी कांग्रेस छोड़ के, और उनको जो है वफादारों के दावे को एक किनारे करके और उनको राज्यसभा में पहुंचा दिया। तो उन किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति चौधरी, तो वो तो राज्यसभा में पहुंची गई किरण चौधरी। अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को विधानसभा में पहुंचाने का इंतजाम करने के लिए तो शाम से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनवा दिया। इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं और गुड़गांव से सांसद भी हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची में उम्मीदवार बनाया है। उन्हें अटेली से मैदान में उतारा गया है। एक और बाहर से आए एक और आयातित नेता जो है कार्तिकेय शर्मा हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में पहुंचाया। और अब उनकी मां शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दे दिया है। और अच्छा, इस संदर्भ में ये उल्लेख भी करना हमें लगता है कि ठीक है, प्रासंगिक होगा कि जो शक्ति रानी शर्मा हैं उनके बड़े बेटे सिद्धार्थ शर्मा, उन्हें लोग मनु शर्मा के नाम से जानते हैं, और वो जो है दिल्ली के कुख्यात जैसिका लाल हत्याकांड में दोषी ठहराए गए थे। और अभी सन 2020 में जून के महीने में ही उनको रिहाई मिली है। तो उनके परिवार की एक बदनाम पृष्ठभूमि भी है कार्तिकेय शर्मा की, इस लिहाज से माने तो। लेकिन इसके बावजूद भी कार्तिकेय शर्मा को भी पुरस्कृत किया गया है और उनकी मां शक्ति रानी शर्मा को भी
विधानसभा में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक और कांग्रेस के ही पूर्व नेता रहे कुलदीप बिश्नोई, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो इस नाते उनके लड़के, उनके सुपुत्र भव्य बिश्नोई को भी भारतीय जनता पार्टी ने आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। एक पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को भी पहली सूची में समालखा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब फिर आप वंशवाद का को लेके इतना जो है प्रलाप क्यों करते हैं, जब आपको पता है कि वंशवाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति की एक व्यवहारिक बाध्यता है और आपको भी वंशवाद को स्वीकार करना पड़ेगा अगर दूसरी पार्टी बनती। लेकिन फिर भी मोदी जी को लगता नहीं है कि हम ये भी कह लेते हैं कि वंशवाद राजनीति में बहुत बुरी चीज़ है और भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को ख़त्म करेगी, और दूसरी तरफ ये भी है कि वंशवाद का लाभ उठाने के मौका भी हम स्मरण नहीं कर पाते, वंशवाद के लाभ उठाने का मौका भी हम नहीं चूकना चाहते, दोनों चीज़ें करना चाहते। और राहुल गांधी ने अगर ये कह दिया था कि वंशवाद जो है वो भारतीय राजनीति की एक अनिवार्य विशेषता है, तो आपने राहुल गांधी के जो है लत्ते ले डाले थे, उनको जो है इतना घेरा था इस मुद्दे को लेके, और उनकी जो है उन पर तमाम सारे प्रयास किए थे, लेकिन काम तो आप भी वही कर रहे हैं। तो वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए। इस पाखंड से मोदी जी पाखंड तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन अब यह उनका पाखंड लोगों की पकड़ में आने लगा और लोगों को वितृष्णा होने लगी कि आप वो बात कहिए कायदे की जो आप काम कर सकें, जो कर सकें और जो हो सके, जो आप कर नहीं सकते, जो हो नहीं सकता, आप उसको जो केवल जब दूसरी पार्टी या दूसरे पार्टी के नेता को घेरने की बात हो तब आप जो है वो सिद्धांत बखाने, और वैसे आपका कोई ईमान नहीं है। वैसे जो है आप जिन्हें आप कुरीतियाँ करार देने की कोशिश कर रहे उनसे भी आप अपना लगाव जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये मोदी जी की ये जो एक तरह से क्या कहते हैं कि चारित्रिक जो उनकी कमजोरी है, अब ये बहुत ही खुल के लोगों के सामने आ चुकी है और ये मोदी जी के लिए घातक बनती जा रही है। बहरहाल अपनी पहली सूची में कई नाम भी काटे उन्होंने, जो है 17 उन्होंने जो है पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने की पहली सूची 67 उम्मीदवारों की है, और इस सूची में जो है उन्होंने करीब जिन लोगों के काटे हैं पहली सूची में, उनमें बहुत ही प्रभावशाली बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम है जिन्होंने विद्रोह कर दिया है। खेल राज्य मंत्री संजय सिंह का नाम है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि का नाम है। इन सब के उन्होंने टिकट काट दिए और इनमें से रणजीत सिंह चौटाला तो ने तो बगावत कर दी है और कह दिया कि वो निर्दलीय रूप में मैदान में उतरेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी से अन्य असंतुष्ट लोग हैं उनको भी चुनाव लड़वाएं। तो ये भी सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में और ज़्यादा जो है क्षति पहुंचाने का एक कारक बनेंगे ये सारे के सारे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हरियाणा में बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और स्थिति ये होती जा रही कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दबा की। तो अब तो लगता तो यही है और सर्वे भी बता रहे कि हरियाणा को उनको खो देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को अपने हाथ से खो देना पड़ेगा। और 4 राज्यों में कुल मिला के चुनाव ड्यू है। अभी तो हरियाणा की घोषणा, हरियाणा और महाराष्ट्र की घोषणा की गई है। झारखंड में भी चुनाव होने, तो 4 राज्यों में कुल मिला के चुनाव होने। इन 4 राज्यों में के चुनाव में जो है अब अगर हरियाणा में स्थिति खराब होती है, महाराष्ट्र में चुनाव स्थिति खराब होती, तो बाकी 2 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को पतन का सामना करना पड़ेगा और ये पूरे देश में फिजा खराब करेगी। मोदी जी को इसमें सूझ नहीं रहा कि इस स्थिति से पार पाने के लिए क्या किया जाए। जितने भी अभी तक उन्होंने अपनी
चली वो सारी की सारी चालें नाकाम साबित हो गई। तो इसलिए जो अभी वो ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा पे निकल गए थे, ये एक तरह से उनका पलायन कहा जाएगा। ये इस यात्रा का इसके अलावा कोई एक मकसद नहीं, कोई और मकसद नहीं था। वो इन स्थितियों से अपना मुंह चुराना चाहते, क्योंकि अब ये स्थितियाँ उनके बस में नहीं रह गई। ये हमारा आकलन है, हो सकता है कि हमारा आकलन जो है अतिरंजित हो, हमारा आकलन एक पक्षी हो, लेकिन आप लोगों का आकलन क्या है, इस बारे में आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। आज अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।